गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं इसके विषय में पढ़ते हैं कि सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का अर्थ है बिना कर्म के, अर्थात जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा नाचती है, नदी बहती है, लड़का हंसता है। तो राधा क्या है? करता है। नाचती क्या है? क्रिया है। लड़का हंसता है, लड़का क्या है? करता है। हंसता है क्या है? क्रिया है। तो ये सभी क्रियाएं, क्योंकि इसमें कर्ता और क्रिया है। कर्ता इसमें क्या है? कर्ता, केवल कर्ता और क्रिया है, कर्म नहीं है, इसलिए ये सब अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण है। और जिन क्रियाओं के व्यापार का फल जो है केवल कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया से पहले किसको प्रश्न करने पर, क्रिया से पहले किसको लगाकर प्रश्न करने पर अगर उत्तर प्राप्त ना हो तो वह कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अब हम सकर्मक क्रिया के भेद पढ़ते हैं। एक कर्मक क्रिया जिसमें एक ही कर्म की प्रधानता हो। द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म की प्रधानता हो। तो परिभाषा इस वीडियो में हम एक कर्मक क्रिया के विषय में पढ़ते हैं। एक कर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है, जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक एक कर्म वाली क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन कहानी लिखता है, कहानी क्या है? कर्म है। रत्ना ने गीत गाया, गीत क्या है? कर्म है। कविता नाटक देख रही है, नाटक क्या है? कर्म है। मालिन फूल चुनती है, मालिन क्या प्रश्न करते हैं, मालिन क्या चुनती है? फूल चुनती है। तो फूल क्या है? मालिन करता है, फूल क्या है? कर्म है। तो इन उदाहरणों में नाटक और फूल, इन उदाहरणों में कहानी, गीत, नाटक और फूल क्या है? एक एक कर्म है। तो इसलिए ये एक कर्मक क्रिया के उदाहरण है। इन उदाहरणों में नाटक और फूल एक एक कर्म है। देख रही है तथा चुनती है, क्रिया का फल सीधा किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। अतः ये एक कर्मक क्रिया है। इनमें एक कर्म है, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए या कौन सा कर्म है कि इन क्रियाओं में कौन सा कर्म है? एक कर्म है के लिए क्रिया से पहले क्या अथवा किसे, सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए कौन सा कर्म है के लिए क्रिया से पहले क्या अथवा किसी को लगाकर प्रश्न किया जाता है, इससे जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्म वो होता है। तथा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या होती है? अगर हमें उसका उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वो क्या होता है? कर्म होता है। तो फिर क्रिया क्या होगी? क्रिया में कर्म है तो क्रिया सकर्मक होगी। जैसे दिव्या क्या बजाती है, हम प्रश्न करते हैं दिव्या क्या बजाती है, उत्तर मिलता है सितार। तो सितार क्या है? कर्म है। दादाजी किसे बुला रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो उत्तर अमित को, तो अमित क्या है? कर्म है। तो इन वाक्यों में कर्म और सितार और अमित कर्म है। तो सकर्मक क्रिया या तो प्रत्यक्ष कर्म या मुख्य कर्म की अपेक्षा करती है या अप्रत्यक्ष। आपने अकर्मक क्रिया की उदाहरण जो है लिख देनी है। आगे एकर्मक क्रिया या तो प्रत्यक्ष कर्म को क्या कहते हैं? मुख्य कर्म भी कहते हैं, की उपेक्षा करती है, अपनाती हैं। जहाँ अप्रत्यक्ष कर्म जहाँ गौण कर्म की, ये आपने याद रखना है। प्रत्यक्ष कर्म जहाँ मुख्य कर्म, अप्रत्यक्ष कर्म जहाँ गौण कर्म की अपेक्षा करती है। प्रत्यक्ष कर्म या मुख्य कर्म क्या होते हैं? अप्राणीवाचक होते हैं। प्रत्यक्ष कर्म या मुख्य कर्म क्या होते हैं? अप्राणीवाचक होते हैं, जिनमें जान नहीं होती, अर्थात निर्जीव व अचेतन होते हैं। ये याद कर लीजिए, प्रत्यक्ष कर्म मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होते हैं। उदाहरण देते हैं इसके भी। जैसे माँ खाना बना रही है, तो इस वाक्य में यदि हम क्रिया पर क्या से, क्रिया पर माँ क्या बना रही है, इस वाक्य में यदि हम क्रिया पर क्या से प्रश्न करते हैं कि माँ क्या बना रही है, तो उत्तर में हमें खाना शब्द मिलता है। तो खाना शब्द क्या है? खाना शब्द जो है निर्जीव है, अचेतन है। तो खाना क्या है? अप्राणीवाचक है। तो शब्द मिलता है क्या के उत्तर में मिलने वाले शब्द क्या होते हैं? क्या के उत्तर में मिलने वाले शब्द प्रत्यक्ष कर्म या मुख्य कर्म कहलाते हैं। तो खाना क्या है? निर्जीव वस्तु है, अचेतन वस्तु है। तो ये क्या कहलाते हैं? प्रत्यक्ष कर्म कहलाते हैं, जहाँ मुख्य कर्म कहलाते हैं तथा अप्राणीवाचक होते हैं। इसी तरह माँ ने बच्चे को खाना दिया। वाक्य में क्रिया पर किसे दिया? बच्चे को, कि माँ ने बच्चे को खाना दिया, किसे दिया? प्रश्न करने पर प्राणीवाचक संज्ञा बच्चे को प्राप्त होती है। बच्चा क्या है? खाना क्या था?
अप्राणीवाचक संज्ञा बच्चा क्या है, प्राणीवाचक संज्ञा प्राप्त होती है। किसे किसको के उत्तर में प्राप्त होने वाले प्राणी क्या होते हैं, प्रत्यक्ष कर्म या गौण कर्म कहलाते हैं। तो यहाँ पे बच्चा क्या कहलाएगा, बच्चे के साथ को विभक्ति है तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर को विभक्ति हो तो वो क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर्म या गौण कर्म कहलाते हैं। तो बच्चे ने पत्र लिखा, तो क्या लिखा, बच्चे ने पत्र लिखा, क्या लिखा, पत्र लिखा। तो पत्र क्या है, यहाँ पे कर्म है, पत्र क्या है, कर्म है। तो पत्र क्या है, अप्राणीवाचक है। तो अप्राणीवाचक निर्जीव वस्तु है, अचेतन वस्तु है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, पत्र प्रत्यक्ष कर्म जा मुख्य कर्म के। पत्र क्या है, प्रत्यक्ष कर्म जा मुख्य कर्म है। मैंने कल फिल्म देखी, कल फिल्म देखी, तो फिल्म क्या है, यहाँ पे कल क्या देखी ही कर्म है, फिल्म क्या देखी, फिल्म देखी। तो फिल्म भी निर्जीव वस्तु है, अचेतन वस्तु है, तो अप्राणीवाचक है। तो फिल्म क्या आएगी, यहाँ पे फिल्म आएगी, यहाँ पे फिल्म आएगी प्रत्यक्ष कर्म जा मुख्य कर्म। फिल्म क्या है, फिल्म आपने लिखना है, फिल्म क्या है, प्रत्यक्ष कर्म जा मुख्य कर्म है, क्योंकि फिल्म निर्जीव वस्तु है। अध्यापक ने छात्रों को बुलाया, तो किसको बुलाया, तो छात्रों को। तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को की विभक्ति लगी है, तो छात्र क्या है, छात्रों को बुलाया। छात्र क्या है, अप्रत्यक्ष कर्म जा गौण कर्म है। और छात्र क्या है, प्राणीवाचक सजीव और सचेतन है। तो छात्र क्या किस में आएंगे, छात्र आएंगे इसमें अप्रत्यक्ष कर्म जा, इनमें छात्र अप्रत्यक्ष कर्म जा गौण कर्म है। पिताजी ने मोहन को पीटा, किसको पीटा, तो उत्तर आएगा मोहन को। तो मोहन के साथ किसकी विभक्ति है, कर्म की विभक्ति है। तो मोहन यहाँ पे क्या है, अप्रत्यक्ष कर्म जा गौण कर्म है। किसको पीटा, मोहन को। तो मोहन आपने अप्रत्यक्ष कर्म जा गौण कर्म है। तो ये प्राणीवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। खाना क्या है, निर्जीव वस्तु है, तो वो मुख्य कर्म। फिल्म और खाना निर्जीव वस्तु है, मैं मुख्य कर्म और मुख्य कर्म और प्रत्यक्ष कर्म के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे मोहन को क्या है, प्राणीवाचक संज्ञा है, तो मोहन किस में आएगा, अप्रत्यक्ष जा गौण कर्म के अंतर्गत आएगा। इन दो प्रकार के कर्मों को पहचानने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण नियम ये है कि मुख्य कर्म का प्रयोग जो है क्रिया के समीप किया जाता है। मुख्य कर्म का प्रयोग जो है, जैसे क्रिया के अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, तो मुख्य कर्म क्या है, यहाँ पे मुख्य कर्म पाठ है। प्रत्यक्ष कर्म और मुख्य कर्म क्या है, पाठ है, क्योंकि ये क्रिया के समीप है। और गौण कर्म जो है समीप किया जाता है, गौण कर्म जो है क्रिया से दूर रहता है। बच्चे को ये क्या है, गौण कर्म। जहाँ अप्रत्यक्ष कर्म है तो ये क्रिया से दूर है। और एक कर्म कारक के चिन्ह या प्रसर्ग को का प्रयोग गौण कर्म के साथ होता है। देखो बच्चों को क्या है, गौण कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म है, और कर्म कारक का चिन्ह भी इसके साथ लगा गया है। कर्म कारक के चिन्ह या प्रसर्ग का प्रयोग गौण कर्म के साथ होता है। मुख्य कर्म क्या है, पाठ यहाँ पे नहीं है, ये इसकी पहचानने की पहचान चिन्ह है। आगे रवि ने पंकज को पुस्तक दी, बच्चा केले खाता है। तो यहाँ पर ऊपर के पहले वाक्य में क्रिया का, रवि ने पंकज को पुस्तक दी, तो ऊपर के पहले वाक्य में क्रिया का फल पंकज पर पड़ रहा है, इसलिए क्रिया पंकज क्या है, कर्म कारक है। और कर्म कारक की विभक्ति क्या है, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक की विभक्ति और को है। दूसरे वाक्य में खाता है, क्रिया का फल जो है केले पर पड़ रहा है, अतः केले भी क्या है, कर्म कारक है। यहाँ कर्म केले के साथ कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः कर्म कारक के साथ को विभक्ति का प्रयोग हो भी सकता है, कर्म और नहीं भी हो सकता है। तो कर्म कारक के साथ विभक्ति को का प्रयोग, यहाँ पे केले के साथ कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग नहीं हुआ है। कुछ क्रियाएं मूलतः सकर्मक होती है, जिनमें कर्म होता है, जिनके साथ यदि कर्म का प्रयोग हुआ भी हो तो भी, कर्म का प्रयोग ना भी हुआ तो भी सकर्मक माने जाते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, सुमन लिख रही है, बच्चे गा रहे हैं। इन वाक्यों में पढ़ रहा है, लिख रही है और गा रहे हैं क्या है, क्रिया है। तो यदि इन क्रियाओं के साथ किसी कर्म का प्रयोग, इन क्रियाओं के साथ किसी कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी इन्हें अकर्मक नहीं सकर्मक ही माना जाएगा, क्योंकि मोहन कुछ ना कुछ अवश्य पढ़ रहा होगा, सुमन कुछ ना कुछ अवश्य लिख रही होगी और बच्चे कुछ ना कुछ अवश्य गा रहे होंगे। तो इन क्रियाओं में क्या है, कर्म छिपे हुए हैं। ये सभी क्रियाएं जो है कर्म की अपेक्षा रखती है, अतः हम कह सकते हैं कि जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती है वो क्या है, सकर्मक
मानी जाएंगी। तो दूसरे वाक्य में कर्ता कर्म का प्रयोग कर भी सकता है और कभी छोड़ भी सकता है। जैसे अध्यापक छात्र से, सर आप क्या कर रहे हैं? अध्यापक मैं खाना खा रहा हूँ, तुम भी? तो अध्यापक क्या रहा कि अध्यापक मैं खाना खा रहा हूँ, तुम भी खाओ। तो यहाँ पे खाना क्या है? कर्म का प्रयोग है, खाना कर्म है, कर्म का प्रयोग है, यहाँ कर्म का लोप है। तो दोनों वाक्यों में खाना क्या है? दोनों वाक्यों में खाना सकर्मक क्रिया है। अतः ध्यान रखिए कि यदि क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है तो वो सकर्मक है। अगर अपेक्षा कर रही है तो वो सकर्मक है, अगर नहीं करती तो अकर्मक है। तो अब हम अन्य उदाहरण भी ले लेते हैं। एक कर्मक क्रिया की, मनमोहन ने पगड़ी बांधी, इसमें एक कर्म। पुस्तकें क्या है? कर्म है, एक कर्म। राहुल ने लस्सी पी, कर्म है लस्सी, एक कर्म। अमित ने कविता पढ़ी, कविता क्या है? कर्म है, एक कर्म। तो इन वाक्यों में क्रिया शब्दों का एक एक कर्म है। पगड़ी, लस्सी, पुस्तकें और कविता, तो ये एक कर्म होने के कारण एक कर्मक क्रिया शब्द है। तो अगर बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो मुझे बताइए। धन्यवाद।